चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक आज स्टार्ट होना है वो है IS16। IS16 के हवाले से हम लोगों ने PRC 4 में भी कुछ डिस्कशन किया था और वहाँ पे बाकायदा IS16 का तो नाम नहीं था, लेकिन हमने वहाँ जो टॉपिक कवर अप किया था दैट वाज डेप्रीसिएशन। तो बेसिकली डेप्रीसिएशन में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करते आ रहे थे उसको कौन सा स्टैंडर्ड गवर्न करता है, उस स्टैंडर्ड का नाम है IS16 और नाम है उसका, बोलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, प्रॉपर्टी से क्या मतलब है सर? प्रॉपर्टी का मतलब होता है, बोलिए, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, या तो खाली लैंड या तो खाली बिल्डिंग, किस में आ जाएगा? प्रॉपर्टी। सर ये प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट का मतलब और इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? प्लांट का मतलब ये होता है वो सारी मशीनरीज जो कि यूज होती हैं प्रोडक्शन में, ऑल काइंड ऑफ मशीनरी यूज इन प्रोडक्शन, उसको हम लोग किस में ले जाएंगे? बोलिए, प्लांट में। तो यहां पे हमने बोला ऑल काइंड्स ऑफ मशीनरी, बोलिए, यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो सर लैंड का मतलब ये हुआ, लैंड किस में आ गया? प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग। मशीनरी से मुराद वो सारी मशीनरीज जो कि यूज होंगी किस में बेटा? बोलिए, प्रोडक्शन में। तो सर इक्विपमेंट से आपका मतलब क्या हुआ? वो सारी मशीनरीज जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होनी। क्या समझे बात? प्लांट में क्या आया? ऑल काइंड ऑफ मशीनरी यूज इन, बोलिए, प्रोडक्शन। तो इक्विपमेंट में क्या आएगा? मशीनरी अदर देन, बोलिए, प्रोडक्शन। तो क्या आएगा? ऑल काइंड ऑफ मशीनरी यूज इन प्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? मशीनरीज अदर देन, बोलिए, प्रोडक्शन। तो क्या बात हुई? प्रॉपर्टी से मुराद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट से मुराद वो सारी मशीनरीज जो कि यूज हो रही है किसमें? बोलिए, प्रोडक्शन में। और मशीनरी अदर देन प्रोडक्शन मशीनरी सारी की सारी किधर चले जाएंगी? बोलिए, इक्विपमेंट में। तो IS16 का जो नाम है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, लैंड के हवाले से अगर हम बात करें या बिल्डिंग के हवाले से हम बात करें तो हम लैंड या बिल्डिंग का इस्तेमाल या तो बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं। कई सारे इस्तेमाल है, 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का इस्तेमाल या तो हो रहा होगा बिजनेस पर्पस के लिए, या तो लैंड एंड बिल्डिंग का इस्तेमाल हो रहा होगा रीसेल पर्पस के लिए, या तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग क्या कर रहे होंगे? रेंट आउट कर रहे होंगे, या तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को लेके तो रख दिया होगा जमीन को, लेकिन हमारा मकसद इस्तेमाल करना नहीं होगा, मकसद हमारा उसको बेचना नहीं होगा, मकसद ये होगा कि उसकी वैल्यू आए रोज बढ़े, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के कई सारे यूजेज होते हैं। तो यहाँ पे IS16 में हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग की जो हम बात कर रहे हैं उसका यूजेज किस पर्पस के लिए होगा वो हम अभी यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग या तो खरीदी गई होगी, बोलिए, फॉर परचेज, फॉर यूज इन बिजनेस, या तो खरीदा गया होगा यूज इन बिजनेस के लिए। अच्छा जी, या तो वो खरीदा गया होगा, बोलिए, परचेज फॉर, बोलिए, रीसेल, या तो वो परचेज किया गया होगा फॉर, बोलिए, फॉर रेंटल पर्पस या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। अच्छा जी, लैंड एंड बिल्डिंग अगर खरीदा गया है फॉर यूज इन बिजनेस, इस पे जो स्टैंडर्ड आपका अप्लाई होगा वो कौन सा स्टैंडर्ड है? बोलिए, IS16।
लैंड एंड बिल्डिंग जो हमने खरीदी गई है किस पर्पस के लिए बोलिए, बेचने के लिए। इसके लिए इस्तेमाल कौन सा होगा, स्टैंडर्ड IS 2 जो हमने PRC 4 में भी पढ़ा था, इन्वेंट्रीज। वहां पे क्या था, इन्वेंट्री क्या है, खरीदी गई है बेचने के लिए या बनाई गई है बेचने के लिए। परचेज किया गया है सर रेंट पे देने के लिए, या हमने खरीदा गया है रेंट पे देने के लिए ना सही, हम उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन चाहते हैं, इस पर्पस के लिए खरीदा गया है। इसका मतलब अगर मैं रेंट आउट करता हूं या मैं उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन का इंतजार कर रहा हूं, इस पर्पस के लिए मैंने वो जमीन या बिल्डिंग खरीदी है, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा उस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 40। और IAS 40 को जो नाम दिया गया है वो नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। तो IAS 16 का नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 2 क्या है, इन्वेंट्री। IAS 40 क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या बातें अभी तक हमने की है। प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। प्लांट का मतलब क्या हो, वो सारी मशीनरीज जो कि यूज हो रही होंगी, बोलिए किधर, प्रोडक्शन पर्पस में। इक्विपमेंट से मुराद क्या, वो सारी मशीनरी जो कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, वो किस में आ जाएगा, बोलिए इक्विपमेंट। लैंड के हवाले से हमने बात की कि लैंड हम लोग खरीदते हैं या बिल्डिंग हम लोग खरीदते हैं, पर्पस उसका अगर हमारा बिजनेस में यूज़ है तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, और अगर बिजनेस में यूज़ नहीं है, रीसेल पर्पस से, तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा। और अगर हमने खरीदी है ना यूज़ करने के लिए ना बेचने के लिए, हमने खरीदी है रेंट पे देने के लिए, या हमने खरीदी है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो सर वहाँ पे जो स्टैंडर्ड लगेगा वो कौन सा लगेगा, IAS 40। नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब वो एरियाज जो हमने इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर अप करने हैं उसके ऊपर कुछ बात करते हैं। वो एरियाज जो हमने इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर अप करने हैं उस पर हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे ये स्टैंडर्ड वजूद में क्यों आया, ऑब्जेक्टिव करेंगे, इस पे डिटेल डिस्कशन। फिर हम ये देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड जो है वो किन किन एसेट्स पे अप्लाई होता है, हम देखेंगे इसका स्कोप। ठीक, तीसरी बात हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन। चौथी बात जो हम लोग इसमें कवर अप करेंगे वो होगा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को या एसेट को हम लोग अपनी बुक्स में जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने से पहले जो शराइत होती है वो क्या क्या होती हैं। यानी कि किसी भी चीज को मैं अपने पास, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं अपने पास डेबिट करने लगा हूं, तो डेबिट में सिर्फ उस वक्त कर सकता हूं जब उसकी जो शराइत बताई हुई थी वो मीट हो गई हो। इसका मतलब एक चीज को पहचानना किस तरह से, एसेट की शक्ल में पहचानने के लिए कुछ शराइतें होती हैं जो कि स्टैंडर्ड ने हमें बताई हैं। अगर वो शराइतें मीट होंगी तभी वो PPE डेबिट हो सकता होगा, अदरवाइज वो डेबिट नहीं हो सकता होगा। तो हम लोग पहली बात क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड वजूद में क्यों आया, पर्पस क्या था। दूसरी बात ये देखेंगे ये स्टैंडर्ड जो है इतने सारे एसेट्स होते हैं सब पे लगता है, नहीं, डिस्कशन होगा स्कोप में। तीसरी बात कि सर ये जो PPE आपने लगाया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी डेफिनेशन फॉर्मल है क्या, ये बात करेंगे। सर हमने डेफिनेशन भी समझ ली। इसके बाद जब हम अपनी बुक्स में PPE को डेबिट करेंगे, आज से पहले PRC 4 में सिंपल था कि भाई PPE खरीदा डेबिट, ना इधर देखा ना उधर देखा, PPE डेबिट। ठीक, यहां पे हम लोग PPE को डेबिट करने से पहले कुछ शराइतें हैं, अगर वो मीट होंगी तो ही हमारी किताबों में PPE को हम डेबिट करने के मजाज रखते हैं, अदरवाइज नहीं किया जा सकता PPE को डेबिट। अच्छा जी, सर जब रिकग्नाइज हो जाएगा उसके बाद हम ये देखेंगे कि पहले दिन रिकग्नाइज होने के बाद PPE को हम लोग डेबिट जो करेंगे वो कितने अमाउंट से करेंगे, समझ आ रही है बात। देखो रिकग्नाइज करना, क्या मैं इसको अपनी किताबों में PPE के नाम से रिकॉर्ड कर सकता हूं, जवाब आया अगर ये बातें नीट होती हैं तो ठीक है, तुम उसको रिकॉर्ड या रिकग्नाइज या जर्नल्स बना सकते हो। चले भी, बहुत शुक्रिया। अब सर इजाजत तो मिल गई PPE को डेबिट करने की, अब मैं पूछ रहा हूं कि मैं कितने से डेबिट करूं। उसने बोला जितने से डेबिट करोगे उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बताऊंगा। यानी कि यहां पे बात होगी इनिशियल, बोलिए मेजरमेंट, किसकी बात होगी, बोलिए इनिशियल मेजरमेंट की, या मेजरमेंट एट रिकग्निशन बोले। क्या समझ आई ये वाली बात, इनिशियल मेजरमेंट बोले या क्या बोले, मेजरमेंट एट रिकग्निशन। अच्छा जी,
अब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर जिस तरह से हम लोगों ने आज से पहले पीआरसी 4 में जब इन्वेंट्रीज का टॉपिक पढ़ा था तो हमें बताया गया था कि हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में 3 तरह की कॉस्ट आती है। एक आती है मटेरियल आता है, कौन सा आता है बोलिए, लेबर आता है, और एक क्या आता है, अदर एक्सपेंसेस। इसी तरह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे, यानी कि इनिशियल मेजरमेंट या मेजरमेंट एट रिकग्निशन। सर इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनिशियली मेजरमेंट कर लिए, उसके बाद हम देखेंगे सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सर सब्सिक्वेंट कॉस्ट से मतलब आपका क्या हुआ, हमने पीपीई को अपनी किताबों में रिकग्नाइज करने की शराइतें पूरी हो गई, हमें बता दिया भाई इतनी इसकी कॉस्ट होगी, राइट, हो गया, साल गुजर गया, 6 महीने गुजर गए या वक्त गुजर रहा है और पीपी पे हमारे खर्चे हो रहे हैं। अब सर जब पीपी पे हमारे खर्चे हो रहे होंगे तो हमने आज से पहले पीआरसी 4 में या जिनको एग्जामिनेशन मिल भी गई है उन्होंने अपने पिछले एकेडमिक में इंटर कॉमर्स में पढ़ा होगा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस होता है और एक होता है कौन सा, कैपिटल एक्सपेंस। अब जब एग्जिस्टिंग नॉन करेंट एसेट पे खर्चा हम लोग कर रहे होंगे तो उस खर्चे को आया कि हमने उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है या हमने उसको पीएनएल में ले जाके एक्सपेंस आउट करना है। समझ आई बात, या तो उसको एक्सपेंस आउट करेंगे या तो हम लोग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, या तो एक्सपेंस आउट करेंगे या तो कैपिटलाइज करेंगे। एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना मतलब कैपिटलाइज करना। ये सारी बातें जो हैं हम लोग कहाँ पे समझेंगे बोलिए, सब्सिक्वेंट कॉस्ट के अंदर। तो अब तक देखें क्या चलता आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड वजूद में क्यों आया, ये स्टैंडर्ड किन किन एसेट्स पे लगता है, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक इस पीपीई की डेफिनेशन है क्या। सर इसको मैं अपनी किताबों में रिकॉर्ड कब कर सकता हूँ, ठीक, डन। सर रिकॉर्ड करने का इजाजतनामा यहाँ से मिलेगा, सर रिकॉर्ड करने का इजाजतनामा मिल गया, अब मैं अपनी बुक्स में पीपीई को डेबिट कर तो सकता हूँ, इजाजत मिल गई, कितने अमाउंट से डेबिट करूंगा, उसने बोला इधर आओ मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि इतने से तुमने इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक, रिकॉर्ड कर लिया। उस एसेट के ऊपर फ्यूचर में वक्त गुजरते साथ साथ क्या हो रहे होते हैं, खर्चे होते हैं, कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, कुछ मेजर खर्चे भी होते हैं। तो सर उसका ट्रीटमेंट आया कि एक्सपेंस आउट होगा या कैपिटलाइज होगा, उसके बारे में डिस्कशन कहाँ पे होगा, सब्सिक्वेंट कॉस्ट में। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज भी हम डिस्कस करेंगे कि सर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की अगर हम बात करें कि अगर हमने पुराना एसेट था हमारा, हमने बोला कि हम अपना पुराना एसेट आपको दे रहे हैं और बदले में हम नया एसेट लेना चाहते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद सर एसेट इनिशियली कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। अब सर एसेट को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड ने कुछ मेजरमेंट के हवाले से मॉडल्स का डिस्कशन किया, समझ आ रही है बात। एक बात बताइए, जैसे इन्वेंट्री का मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ इस वजह से क्योंकि इन्वेंट्री का टॉपिक सारे साथियों ने किया हुआ है, इन्वेंट्रीज के बारे में जानते हैं। जब भी मैंने रेफरेंस दिया था कि इन्वेंट्री की कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, मटीरियल, लेबर, इसी तरह से मैंने यहाँ पे बात बोली कि पीपीई की कॉस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं वो हम देखेंगे, वो 3 हो या 4 हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। फ्यूचर में उस एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जब खर्चा होगा तो आया कि एक्सपेंस आउट होगा या कैपिटलाइज होगा। एक्सचेंज ऑफ एसेट, पुराना एसेट दे रहा हूं मैं, नया एसेट ले रहा हूं और कुछ रकम या तो मैं ले रहा हूँगा या तो मैं दे रहा हूँगा, उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ पे देखा जाएगा। अच्छा सर पीआरसी 4 में हम लोगों ने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था, टॉपिक का नाम IAS 16 नहीं था, टॉपिक का जो नाम था वो क्या था बोली, डेप्रीसिएशन। उसमें हमने सिंपल क्या देखा था कि स्ट्रेट लाइन देखा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देखा, सम ऑफ द ईयर, यानी कि 3-4 हमने मेथड्स देखे। वहां पे हम लोगों ने एक मॉडल फॉलो किया था जिसपे हम अपने एसेट को हर साल डेप्रिशिएट करते आ रहे थे, आया कि वो SLM था या RBM था या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड था, जो भी मेथड था, हम लोग उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसके ऊपर रेट शेड लगा के चल रहे थे आगे। हमारे पास बेसिकली स्टैंडर्ड ने पीपी को मेजर करने के हवाले से 2 मॉडल्स बताए। पीआरसी 4 में जो मॉडल हम लोग ने फॉलो किया, शायद आपके जहनों में हो या ना हो, वो जो मॉडल था उसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल, राइट। और जो दूसरा मॉडल है जो पीआरसी 4 में हमने डिस्कस नहीं किया वो इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस होंगी। यहाँ पे जो दूसरा मॉडल डिस्कस किया जाएगा वो होगा रीवैल्यूएशन मॉडल। तो इसका मतलब हमारे पास इनिशियल मेजर हो गया, सब्सिक्वेंट कॉस्ट हो गई, एक्सचेंज ऑफ एसेट हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बोलिए सब्सिक्वेंट
मेजरमेंट। तो सर ये क्या हुआ? इनिशियल मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट एट रिकग्निशन। हेलो, मेजरमेंट एट रिकग्निशन। तो सर व्हाट इज दिस? मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, यानी कि इनिशियली मैंने किस पे मेजर करना है, यहां से पता चलेगा। मेजर मैंने कर लिया, अब मैंने आगे आने वाले सालों में एसिड को मेजर करने के हवाले से, जैसे कि इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री को हम लोग दो मेथड्स के थ्रू क्या करते आ रहे थे, मेजर करते आ रहे थे। याद आ रही है बात? एक कौन सा मेथड होता था इन्वेंट्री को मेजर करने का? फीफो, राइट। और दूसरा कौन सा होता था? एफको। किस में था? इन्वेंट्री। तो आइए 16 में पीपी को मेजर करने के हवाले से दो मॉडल्स हैं। कौन से मॉडल हैं? एक का नाम होगा कॉस्ट मॉडल, दूसरे का मॉडल का नाम क्या होगा? रीवैल्यूएशन मॉडल। अभी मैं सिर्फ एक ऊपर से डिस्कशन कर रहा हूं कि हमने किन किन एरियाज को कवर अप डिटेल में जाके करना। सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा और उसके बाद 9 में अगर हम बात करें कि एसिड को हम अब तक लेके आए, इस्तेमाल किया, डेप्रिशिएट किया वगैरह वगैरह, तो क्या हमारे पास से एसिड डिस्पोज ऑफ नहीं होगा? क्या हमारे पास से पुराना एसिड नहीं जाएगा? सर यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली डिस्पोजल का, लेकिन नाम मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? डी रिकग्निशन का नाम दिया। डी रिकग्निशन मतलब मैं अपने पास से एसिड को डी रिकग्नाइज कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, तो उसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे आएगा। और फिर जो हमारे पास 10वां एरिया है, ये सीक्वेंस मैंने बनाई हुई, लाइक स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें। अब क्या है कि हर बंदा अपनी तरतीब के हिसाब से वो चीज़ें कराता है। अब जिस तरतीब को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह की हो सकता है, कोई शख्स IE16 किसी और तरतीब पे कराए, लेकिन मैं अपने हिसाब से पूरी स्टोरी बनाऊंगा और उस स्टोरी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। और बाई दी एंड जो स्टोरी मैंने बनाई है वही स्टोरी कोई और भी बना रहा होगा, तीसरा चौथा जितने बंदे बना रहे होंगे, बाई दी एंड सबकी स्टोरी एक ही जगह पे आके क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी, बिकॉज हर बंदे का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम लोग वो सारी चीज़ें कर लें तो बाई दी एंड चाहे मुझसे किया हुआ हो या किसी और से भी किया हो, बाई दी एंड सबका काम जो है वो मैच हो जाना चाहिए। बेसिकली हमने कवर अप करना है स्टैंडर्ड को, ये नहीं देखना कि फला टीचर क्या करा रहा है और हम क्या करा रहे हैं। हमने बेसिकली एक पूरा कंटेंट बनाया हुआ है ICAP की स्टैटिक्स में, तो उस कंटेंट को फॉलो करना है। और ये जो लास्ट चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगा हमारे पास डिस्क्लोजर आ जाएगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं नोट्स का। ठीक हो गया? तो बेसिकली हमारे पास जो IE16 के अंदर एरियाज जिसको हमने कवर अप करना है वो कुछ ये एरियाज। अच्छा जी, आगे बढ़े हम लोग। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के हवाले से, फिर हम बात करेंगे स्कोप के हवाले से, और फिर हमारे पास आ जाएंगी इसकी डेफिनेशन। अब सुनिए सर, ऑब्जेक्टिव के हवाले से हमने अभी थोड़ी सी बात की कि ये स्टैंडर्ड वजूद में क्यों आया, यानी कि इस स्टैंडर्ड का दुनिया में आने का पर्पस क्या है, यानी कि अकाउंटिंग में इस स्टैंडर्ड का क्या काम है। जवाब आया, ये स्टैंडर्ड इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें क्या सिखा सकूं, बोलिए, पीपी की अकाउंटिंग सिखा सकूं। ये स्टैंडर्ड इसलिए आया कि पीपी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको किस तरह से गवर्न करना है ये मैं बताऊंगा। और मेरा नाम क्या है, बोलिए, IE16। बोले तो मैं ये बात एक दफा फिर से दोहराऊं, ये स्टैंडर्ड क्यों वजूद में आया, क्वेश्चन मार्क। हमने बोला भाई तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो? उसने बोला भाई मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हें क्या सिखा सकूं, बोलिए, पीपी की अकाउंटिंग। आपने बोला पीपी क्या होता है? मैंने बोला अभी तो बताया, पीपी का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी समझ आगे बात, प्लांट समझ आगे बात, इक्विपमेंट समझ आगे बात। तो पीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वजूद में आया? जवाब उसने दे दिया, मैं इसलिए आया हूं ताकि आप लोगों को क्या सिखा सकूं, पीपी की अकाउंटिंग। ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टैंडर्ड के बिहाफ पे बात बोल रहा हूं। आपने बोला अच्छा। मैंने बोला बेसिकली मेरे आने का जो पर्पस है ना वो ये है कि जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना उसके अंदर जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पीपी से रिलेटेड हो गए, मैं हूं IE16, मैं सारी चीजों को गवर्न करता हूं, यानी कि जो भी कुछ होगा किसकी मर्जी के मुताबिक होगा, IE16 के मुताबिक होगा। ये है हमारी जिंदगी में IE16 के आने का पर्पस। डन। फिर हमने पूछा कि भाई स्कोप, उसने ये कहा कि जितनी भी PPE रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं मैं सिर्फ इनको डील करूंगा। एसेट्स हमारे पास बेतहाशा हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स PRC4 में याद भी होगी कि हमारे पास करंट एसेट्स में इतने आते हैं, नॉन करंट में इतने आते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे उसने बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन एसेट्स को डील करूंगा जिनका ताल्लुक किससे है, बोलो बच्चे, PPE से। यानी कि PPE रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको कौन डील करेगा, बोलिए, IE16। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशन के हवाले से। दो बातें जो ऊपर मैंने की, आई होप सो आपके जहनों में बात बैठ गई होगी, मैं क्यों आया
और मैं किन किन एसेट्स पे अप्लाई होता हूँ, मेरे जहनों में ये बात बैठ चुकी है। अब डेफिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो सर डेफिनेशन किसकी है? पीपीई की। पीपी की डेफिनेशन क्या कहती है? आर टेंजिबल एसेट्स। पीपी जो है वो क्या है बोलिए? टेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट्स में मतलब क्या हुआ? फिजिकल फॉर्म है। अब ये जो टेंजिबल एसेट है ये हो सकता है कि क्या हो बोलिए? मूवेबल हो या इमूवेबल हो। ये मूवेबल भी हो सकते हैं, इमूवेबल भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, एक्सक्यूज मी, क्या प्लांट एंड इक्विपमेंट मूवेबल होते हैं बोलिए? होते हैं। क्या बिल्डिंग या लैंड हमारे पास मूवेबल है या नहीं है बोलिए? नहीं है। क्या ये टेंजिबल है? प्रॉपर्टी फिजिकल टेंजिबल है, टेंजिबल है। इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक? मूवेबल भी हैं और इमूवेबल भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? अब वो ये कहते हैं ये वो एसेट्स हैं, ये वो एसेट्स हैं जिनकी, सुनिएगा, जिनकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे की होगी। सर मतलब क्या हुआ? ये वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा अरसे की होगी। अब सुनो बेटा, सर 1 साल से ज्यादा अरसे की होगी तो मतलब क्या हुआ? मतलब वही हुआ जो PRC 4 में भी हमने पढ़ा था या एग्जामिनेशन मिली थी इंटर कॉमर्स में, OA लेवल्स में पढ़ा था। मतलब ये वो नॉन करेंट एसेट हैं जिससे हमें बेनिफिट 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए मिलते हैं। ऐसा है, वही पुरानी बात। सर इसको यूं भी बोल सकते हैं कि ये वो एसेट्स हैं जिसका बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा के अरसे में रिकवर करेंगे। मतलब वही पहली वाली बात। क्या पहली वाली बात? कि सर इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए मिलेगा। दूसरी जो बात मैंने बोली वो इसी से मिलती जुलती है। वो क्या बात बोली? कि ये वो एसेट्स हैं जिससे हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट रिकवर कर सकते हैं 1 से ज्यादा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। यानी कि ये वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ बोलिए, जिनकी लाइफ 1 साल से क्या होगी बोलिए? ज्यादा। ठीक, 1 साल से ज्यादा की होगी लाइफ तो इसका मतलब बेनिफिट भी 1 साल से ज्यादा होंगे। मतलब हम इकोनॉमिक बेनिफिट भी रिकवर करेंगे 1 साल से ज्यादा के अरसे में। क्लियर होगी बात? अच्छा जी। अब उसने कहा, ये तो हुई पहली बात। उसने फिर दूसरी बात ये कही, दूसरी बात उसने ये कही कि ये वो एसेट्स हैं जिनको तुम यूज कर रहे होगे, जिसको तुम यूज कर रहे होगे बोलिए, खरीदे गए हैं, कहाँ पे यूज हो रहे होंगे बोलिए? बिजनेस में। अच्छा जी, ये यूज हो रहे होंगे फॉर बोलिए यूज इन बिजनेस। अब बिजनेस में बेटा बात सुनिए, सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो इस्तेमाल होता है बिजनेस में, या तो सर हम लोग उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को यूज कर रहे होंगे प्रोडक्शन पर्पस के लिए। भाईजान कोई बुरी बात तो नहीं है? या तो उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा होगा किस पर्पस के लिए बोलिए? प्रोडक्शन पर्पस के लिए। अब या तो उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल, लाइक फॉर एग्जांपल मैं केएनएस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूं तो ये लोग कोई चीज बना के नहीं बेचते, ये लोग कोई चीज खरीद के नहीं बेचते, ये लोग क्या करते हैं बोलिए? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब केएनएस में जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं हो रहा, वो किस पर्पस के लिए हो रहा है? सर्विसेज की सप्लाई के लिए हो रहा है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसकी लाइफ बोले बेटा 1 साल से ज्यादा की होगी। समझ आ गई बात? किसी ने बोला 1 साल से ज्यादा की होगी, मतलब क्या हुआ यार? इसका बेनिफिट तुम 1 से ज्यादा साल के लिए लोगे, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट तुम 1 से ज्यादा साल के लिए रिकवर करोगे। दूसरी बात उसने क्या बोली? फॉर यूज इन, बोले या तो वो इस्तेमाल हो रहा होगा किस पर्पस के लिए बोले? प्रोडक्शन, फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, किस पर्पस के लिए? गुड्स के लिए। या तो गुड्स की प्रोडक्शन हो रही होगी, या अगर गुड्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी तो हम लोग वहां पे क्या दे रहे होंगे बोलिए? सर्विसेज दे रहे होंगे। भाईजान समझ आ गई वाली बात? अच्छा, और दूसरी बात में ये बोलता है चलो जी या तो प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है सर, और तो और वो इस्तेमाल हो रहा होगा फॉर, बोलें शाबाश, एडमिन पर्पस। ठीक, या तो एडमिन पर्पस से इस्तेमाल हो रहा होगा। और एक तीसरी बात जिसमें आती है फॉर रेंटल टू अदर्स। क्या समझे बात?
ये है कंप्लीट पीपीई की डेफिनेशन। अब मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो कि आपको बात समझ आ रही होगी और याद भी होगी डेफिनेशन पीपीई की है क्या, कि भाई ये हुआ जिससे इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा अरसे की होती। अच्छा, ये सबसे अहम तरीन बात है। अब उसके बाद ये जो मैंने 3 बातें लिखी है ना, 1 2 3 बातें जो लिखी हैं, अगर ये तीनों की तीनों मौजूद है पीपीई, तीनों में से कोई एक भी मौजूद है तो भी क्या होगा, बोलिए, पीपीई में आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? हमने आज से पहले पीआरसी 4 में पीपी की डेफिनेशन देखी होगी, शायद इतनी तफसील से हमने ना समझा हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग बाकायदा तौर पे एक स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो मैंने जिस तरह से बात का आगाज किया, आपको समझ आ रही है बात। हम आगे किस हद तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। लेकिन क्या है, सीक्वेंस वाइज जो मैंने आपको बताई थी बात, कि जितने भी एरियाज होंगे, अभी तो हम लोग यहाँ पे गए नहीं हैं, इनिशियल मेजरमेंट के अंदर गए नहीं है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर तो गए नहीं है। ये पूरा एक समंदर है जिसके ऊपर पूरा का पूरा कोर्स खड़ा है। लेकिन क्या है, डायरेक्ट अगर हम लोग अकाउंटिंग शुरू कर दें पीआरसी 4 वाले एरियाज को उठा के, वो इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस में हम लोग पहुंच जाएंगे, बिकॉज ये सारे एरियाज इतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो एरिया है ना इसमें, वो है ये वाला, एक ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि आप पास्ट पेपर का एनालिसिस अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि यार तकरीबन हर अटेम्प्ट में IAS 16, तो समझिए ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई ऐसी अटेम्प्ट आपको नजर नहीं आएगी जिसमें IAS 16 का सवाल ना आए। कोई एक अटेम्प्ट भी नजर नहीं आएगी कि IAS 16 के बगैर उसका, जिसे कहते हैं ना, गुजारा। ये जो स्टैंडर्ड है, इसका जो टेस्टिंग लेवल है, कल आपकी सर आसान से बात हुई होगी, उन्होंने बताया होगा टेस्टिंग 1 होता है, 2 होता है, प्रोफिशिएंसी 1 होता है, 2 होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड है IAS 16, सुनिएगा, इसका प्रोफिशिएंसी 2 है, मतलब 20 या 20 से कम नंबर का सवाल आएगा। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि सर आसान के कुछ अल्फाज थे कि आपने, एक तो होता है बिल्कुल बेसिक, एक होता है, सर ने शायद जिक्र किया हो, अक्सर वो बात करते हैं क्या, वो चीता बन के आना है। यानी कि आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि आपने एकदम, वो तीसरा अल्फाज कौन सा था उनका, वो वहशी, यानी कि आपने वहशी रूप यहाँ पे इख्तियार नहीं करना है। यहाँ पे आपने चीता, ऑल्दो वैसे एक दरिंदा ही है, हमने दरिंदा बन के नहीं जाना एग्जाम में, लेकिन सिर्फ एक महावरतन हम बात बोलते हैं कि यार पढ़ाई में यार चीता बंदा है वगैरह वगैरह। तो एग्जामिनर बोलता है बेटा पीआरसी में मैंने हल्का हाथ रख दिया, ठीक, वहां पे बोला कि भाई ये कॉस्ट है, ये स्ट्रेट लाइन है, वो बिल्कुल बेसिक्स था, यानी कि वो था प्रोफिशिएंसी 1। प्रोफिशिएंसी 1 का मतलब, अगर थोड़ा सा फॉर्मली ले, आपके पास टॉपिक की बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, ठीक। जब आप प्रोफिशिएंसी 2 में आते हैं तो वो कहता है कि बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं बनना, यहाँ पे तुमने और ज्यादा ग्रिप के साथ आना है। तो हमने इसको कैजुअली किस अंदाज में बताया कि तुमने चीता बन के आना है, यानी कि हल्के फुल्के मामला से गुजारा नहीं होना, राइट। और टेस्टिंग 1 और टेस्टिंग 2 के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था। टेस्टिंग 1 क्या है, बोलिए, 8 या 8 से कम नंबर की वेटेज होगी, और टेस्टिंग 2 क्या होगा, 20 या 20 से कम नंबर। तो IAS 16 का जो प्रोफिशिएंसी है वो क्या है, बोलिए, 2 है, और जो उसका टेस्टिंग है वो भी क्या है, बोले, 2 है। तो इसका मतलब टेस्टिंग और प्रोफिशिएंसी वाली बात आपके जहन में बैठ गई। और ये वो स्टैंडर्ड है, आप पिछले 10 अटेम्प्ट के एनालिसिस कर लें, शायद ही एक अटेम्प्ट ऐसी हो जिसमें IAS 16 ना है। आता है तो ये बड़े भारी भरकम वेटेज के साथ आता है। एक और बात, ये जब आता है तो वो बोलता है कि भाई बहुत टाइम पहले, कुछ सालों पहले, सिर्फ IAS 16 का सवाल बन के मैं आपकी खिदमत में पेश किया जाऊँ, कुछ सालों पहले की बात बता रहे। लेकिन तकरीबन 3 से 4 सालों की अगर हम बात करें तो उसने कहा कि भाई तुमने IAS 16 भी पढ़ लिया है, और तुम कैफ में भी आ चुके हो, और तुम संभल भी चुके हो, और तुम्हारे साथ बहुत सारे सफ़र के स्टार्टिंग में जो लोग थे अब वो नज़र भी नहीं आ रहे, अब अज्यूम किया जा रहा है तुम मेच्योर हो चुके हो और पूरे डेडिकेटेड हो, और अपने जितने भी तुमने खुद से वादे किए हैं उसको पूरा करोगे कि तुम इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से CA करोगे। तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आप अब पढ़ने लिखने वाले बच्चे बन चुके हैं। उसने ये कहा कि मैं जो है आपका IAS 16 कुछ सालों पहले अलग अलग देता था, लेकिन अब चूंकि कोर्स में तुम्हारे पास IAS 16 के अलावा भी स्टैंडर्ड्स है, कौन कौन से, IAS 36 है, अभी तो खैर आपको पता भी नहीं होगा, सिर्फ ऐसे में कुछ नाम ले रहा हूँ, IAS 36 है, IAS 23 है, IAS 20 है, IAS 40 है, IAS 33 है, IAS 8 है। उसने बोला भाई तुम क्या कर रहे हो, आ जाओ साथ चलते हैं पेपर में और स्टूडेंट का बजाते हैं थोड़ा सा बैंड, यानी कि थोड़ा सा आप देंगे टफ टाइम। यानी कि कुछ सालों पहले के अगर आप पास्ट पेपर्स देखते हैं
तो आई 16 का सवाल बन के आता था 18 से 20 मार्क्स का। अब एग्जामिनर ने देख लिया बच्चा तो ज़रा फनकार हो चुका है, उसने बोला कि भाई 16 का लिंक जो है वो तो 36 के साथ भी बनता है, उसका नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। IAS 40 जो है वो बोलता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोले तो यहाँ भी एसेट्स की बात हो रही है। और IAS 20 जिसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स, उसमें जो ग्रांट अगर मिल रही होगा और उसका ताल्लुक अगर PPE से होगा, उसने बोला भाई तू फारिग क्या कर रहा है, आज अपन साथ चलते हैं। IAS 23 आया, उसने बोला भाई 23 का नाम है बोरोइंग कॉस्ट, उसने कहा कि भाई जब तुम एसेट को खरीदने के लिए बनाने के लिए जाते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करने के लिए, तो उस बोरोइंग की जो कॉस्ट होती है, यानी कि जो तुमने कर्जा लिया उस कर्जे के ऊपर जो तुम सूद की अदायगी करोगे, अब कर्जा लिया था किस लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बनाने के लिए। अब वो जो तुमने उस कर्जे के ऊपर जो सूद तुम दोगे, इंटरेस्ट जो तुम दोगे, तो यार ताल्लुक बन गया किससे बना, PPE से बना। तो कहने का मतलब उसका ये है कि भाई मैं आय से पहले तो कुछ सालों पहले बिल्कुल तनहा आता था, लेकिन अब जो मैं आऊँगा वो अपने साथ 16 के साथ 36 भी आएगा, 16 के साथ 20 भी आएगा, 16 के साथ 23 भी आएगा, 16 के साथ 40 भी आएगा। यानी कि IAS 16 जो आता है अब वो तकरीबन 4 स्टैंडर्ड के साथ जुड़ के आता है। 16 अपने आप में, 20 आ गया, 23 आ गया, 36 आ गया, और कौन सा आ गया बोलिए, 40। ये वो स्टैंडर्ड है जो कि IAS 16 के साथ मिल के पार्टी करते हैं। तो रहा सवाल इसका कि सर अभी हम बात सुन रहे हैं और हमें लग रहा है पता नहीं क्या होगा। ओ भाई जो भी होगा आप मेहनत करो, इतने लोग आते हैं यहाँ पे मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करो, अल्लाह की मदद आपके साथ है, इंशाल्लाह आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। बात सारी ये है कि बस आपने खुद हार नहीं माननी है, और जितने भी करने वाले हैं ना आप देखना वो आप ही की तरह दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि यार वो अच्छा यार इसके अंदर स्पेशल एक आइटम लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार इस चीज़ को ना इतना जहनों पे हावी नहीं करना है, हम कैफ कर रहे हैं, मतलब इस तरह की कैफियत में आएंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। भाई लेट्स जस्ट फेस इट, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है और आपने गिव अप नहीं करना, आगे की तरफ जाना है, परेशान नहीं होना। जो कर रहे हैं वो इंसान के बच्चे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से सारे यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं देखने में। तो हमने क्या बात की बेटा, हमें कुछ आइडिया हो गया कि प्रोफिशिएंसी क्या है, हमें ये पता चल गया टेस्टिंग क्या, और हमें ये भी पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड अपने आप में खाली नहीं आता, ये अपने साथ दूसरे स्टैंडर्ड्स को भी लेके आता है। अच्छा उम्मन ये पंगा जो है ना वो किसके साथ है, IAS 16 के साथ है। IAS 16 जो है ना दूसरे सब स्टैंडर्ड के साथ पंगे लेते हैं और आ जाता है। बहरहाल जब हम लोग पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, तकरीबन रीसेंट अटैम्प्ट के 10 अटैम्प्ट के पास पेपर जब हम करेंगे, बुक के तकरीबन सारे सवाल हम करेंगे, और इन एरियाज को कवर अप करने के लिए बेटा बात सुनिए सर, मिसाल के तौर पे हम अभी यहाँ खड़े हैं और पास पेपर्स थोड़ा सा आगे हैं, मैं पास पेपर्स को अभी आपको दिखाऊंगा भी नहीं। मैं क्या करूंगा भाई, पहले यहाँ पे ग्राउंड पे उतर के आओ, जरा छोटे छोटे एरियाज के ऊपर अपना पूरा हाथ सेट करो, स्लोली ग्रेजुअली हम आगे की तरफ आएंगे, पास पेपर्स वहीं के वहीं खड़े हैं। एक पॉइंट अनकरीब ऐसा आएगा कि हम लोग सारी चीज़ें नीचे से समेट के लर्निंग करके प्रैक्टिस करके जब यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं बोलूँगा ये है पास पेपर, और इंशाल्लाह जब आप पास पेपर करेंगे तो आप बोलेंगे सर आपने डरा ज़्यादा दिया था लेकिन पास पेपर इतने मुश्किल लगे नहीं। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़बानों से ये अल्फाज निकलवाऊंगा, और मैं कोई कमाल नहीं करूँगा। बेसिकली क्या था कि मैंने एक सर्टेन पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचना था, अगर मैं जंप करता हूँ तो डेफिनेटली मैं गिर जाऊँगा, लेकिन अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हर स्टेप में मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरी जगह कोई और भी होगा, अगर इस तरतीब से जाएगा तो वो मंजिल तक पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पास पेपर्स में 1 से 2 क्लास के अंदर दिखाने वाला नहीं हूँ। पास पेपर्स जो हम देखेंगे वो थोड़ी सी 4-5 क्लासेस के बाद देखेंगे, और जब पास पेपर्स देखना शुरू हो जाएंगे तो उसका मतलब पास पेपर्स की हमारे पास लग जाएगी लाइन। टाइम हमें इसमें लगेगा ज़्यादा, क्यों लगेगा ज़्यादा, देखें टेस्टिंग जो 2 है वो इत्तेफाक से मेरे ही पास ज़्यादातर है, लाइक IAS 16 मैंने इंशाल्लाह कराना है, उसके साथ आपका सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसकी भी टेस्टिंग क्या है बोलिए 2 है, इसके साथ आपका आ जाता है कैश फ्लो आ जाता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ये तो वो 4 एरियाज़ हैं जो कि मैंने लाजमी तौर पर इंशाल्लाह ताला कराने। बाकी अगर कोई 5वां या 6ठा एरिया हो जाता है सही है जी, तो वो भी मैं करा सकता हूँ, अगर सर आसान की कोई मसरूफियत हुई या मेरी कहीं आगे पीछे इंसान है, कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, तो कुछ चीज़ें उनकी मैं करा दूंगा। अगर मेरे साथ कुछ मामला हो जाते हैं तो वो मेरी वाली चीज़, मतलब आपका नुकसान नहीं होना। बाकी किसी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम किसी वक्त भी हो सकता है, ऐसा है कि नहीं है, हम भी इंसान हैं यार, हम भी वही खाते हैं जो आप खाते हैं, हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ हमारे पूरा सफ़र जो है वो तय करें, और आपने अपने एंड पे मेहनत ज़रूर करनी, गिव अप नहीं करना। अभी तो आपके पास खैर ठंडा टाइम चल रहा है, रमज़ान शरीफ है,
घंटे की क्लास पता भी नहीं चलता और घंटा तो ऐसे निकलता है, मतलब कुछ नहीं कुछ 2-2.5 घंटे की क्लास होती है ना, तो फीलिंग आती है कि हाँ यार क्लास हमने ली और हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ यार हम आज कुछ कमा के गए हैं या पढ़ा के गए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे देखे कितने पॉइंट्स मेंशन किए हैं यहाँ पे बेटा, 1 और 2, यानी कि पीपी की डेफिनेशन के अंदर बेसिकली 2 ही पॉइंट्स हैं। लाइफ होगी 1 साल से ज्यादा की, और दूसरी बात या तो वो सिर्फ यूज हो रहा होगा, बोलिए प्रोडक्शन में, बस और कुछ नहीं हो रहा। ठीक, डन, स्टिल पीपी की डेफिनेशन मीट हो गई। या तो वो सिर्फ यूज हो रहा होगा किस लिए, बोलिए सर्विसेज की फराहमी के लिए, और बाकी कुछ नहीं है। सर या तो वो सिर्फ हो रहा होगा यूज एडमिन पर्पस के लिए, और कुछ बात नहीं, पीपी की डेफिनेशन मीट हो रही है। और तो और सर ना हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ना हम यूज कर रहे हैं सर्विसेज की सप्लाई के लिए, ना हम यूज कर रहे हैं एडमिन पर्पस के लिए, लेकिन सर हमने उसको रेंट आउट कर दिया है, तो वहां पे भी हमारा कौन सी डेफिनेशन मीट हो रही होगी, बोलिए पीपी की डेफिनेशन मीट हो रही होगी। अब देखें, एक थोड़ा सा लफ्जों में हमें कंफ्यूजन हो सकता है नजर आया हो कि एक बात हमने यहाँ पे की थी कि लैंड एंड बिल्डिंग यूज होगा IS 16, रीसेल होगा IS 2, या तो हम रेंट पे दे रहे होंगे, बोलिए किसकी बात हो रही है, तो रेंटल को कौन सा डील करता है स्टैंडर्ड, बोलिए IS 40। IS 40 बेटा मुझे बताओ किसके रेंटल को डील करता है, किसके रेंटल को डील करता है, बोलिए प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसका मतलब IS 40 वो बोलता है भाई मैं सिर्फ किसके रेंटल को डील करूंगा, प्रॉपर्टी के। IS 16 में भी आपने जब डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पे नजर आया फॉर रेंटल टू अदर्स, और ऊपर क्या लिखा हुआ था, बोलिए PPE। तो आपने बोला सर ये तो अल्फाज डुप्लीकेट नहीं हो रहे, वहां भी बोल रहा है कि मैं सिर्फ किसको डील करता हूं, प्रॉपर्टी के रेंटल को, और IS 16 बोलता है कि भाई डेफिनेशन को देखें तो PPE रेंटल टू अदर्स की बात आ रही है। तो इसको जरा यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से जिसके रेंटल को डील करता है वो सिर्फ प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल को डील करता है, बिकॉज प्रॉपर्टी का रेंटल जो है उसको कौन डील करेगा, बोलिए IS 40। तो यहाँ पे हम लोग अपने पास नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, नोट करके कि जो प्रॉपर्टी, मेरे पास जगह नहीं है, प्रॉपर्टी रेंटल जो है उसकी बेटा अकाउंटिंग किसके मुताबिक होगी, बोलिए IS 40 के मुताबिक होगी। क्या समझे बात, प्रॉपर्टी रेंटल की अकाउंटिंग किसके मुताबिक होनी है, बोलिए शाबाश, किसके मुताबिक होनी है, प्रॉपर्टी रेंटल की अकाउंटिंग किसके मुताबिक होनी है, IS 40 की। तो सर अब हमें बात क्लियर हो गई कि इसका मतलब प्रॉपर्टी के रेंटल को कौन डील करता है, IS 40, और प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल को कौन डील करेगा, IS 16। आई होप सो आपको बात समझ आई हो। सो वी आर डन विद दी ऑब्जेक्टिव। सबको मेरे ख्याल से जहन में बात बैठ गई, भाई क्यों आए हो तुम, किस लिए आए हो, उसने बता दिया। हमने पूछा भाई तुम्हारे क्या किस हद तक तुम्हारे पास इख्तियारात हैं एसिड्स को अप्लाई करने के, उसने बोला सिर्फ पीपी, डेफिनेशन की बात आई। अब जो चौथी बात आ रही है इसके लिए मैं करूंगा पहले बोर्ड को रब, तो अगर आपने इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, रिकग्निशन पे बात करते हैं जी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास जो अब चौथा डिस्कशन का एरिया है वो क्या है, बोलिए, बोलें शाबाश, रिकग्निशन। सर रिकग्निशन से मुराद क्या है, रिकग्निशन का मतलब क्या हुआ जी, जैसे होते हैं ना, क्या आपने मुझे पहचाना, या पहचाना नहीं पहचाना, क्या आपने मुझे पहचाना, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पीपी से रिकग्नाइज, मतलब रिकग्नाइज पहचानने के लिए कुछ शराइतें, ठीक। इन शॉर्ट अगर मैं बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बात बोलूं, अभी तक सारी हमारी डिस्कशन इनफॉर्मल थी लेकिन उसके अंदर फॉर्मल एलिमेंट मैंने कहीं ना कहीं फिट कर दिया है। अच्छा जी, रिकग्नाइज का मतलब क्या है, वो कौन सा टाइम होगा जब हम अपनी बुक्स में उसको पीपी के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट रिकग्निशन मीन। वो कौन सा वक्त होगा जब हम अपनी बुक्स के अंदर उसको क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज पीपी। रिकग्नाइज का मतलब क्या हुआ कि मैं कब अपनी बुक्स के अंदर उसको पीपी के तौर पे रिकग्नाइज या रिकॉर्ड कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट रिकग्निशन मीन्स। जवाब आया
उसने जवाब दिया, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। क्या जवाब दिया उसने? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो जाए, बोलिए, ट्रांसफर हो जाए, तब अपनी बुक्स के अंदर हम लोग क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको, बोलिए, एज पीपी। यहां पे मैं कुछ एरिया छोड़ रहा हूं, ठीक है जी, और अभी मैं उन एरियाज पे ए और बी पे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस पे डिस्कशन करने जा रहा हूं कि व्हाट डज रिस्क एंड रिवॉर्ड का मीनिंग क्या है। एक एग्जांपल लेता हूं बात को समझाने के लिए, ठीक है जी। एग्जांपल मैंने इस तरह से ली कि आप लोग अपने घर से मंडी गए हैं जानवर खरीदने के लिए, ठीक, हम लोग अपने घर से मंडी गए हैं जानवर खरीदने के लिए। हमने जानवर पसंद कर लिया, ठीक है जी। जानवर को जो सेलर था उसने ट्रक में लोड करवा दिया, समझिएगा बात। अब जिस टाइम उसने जानवर को ट्रक में लोड करवाया तो उस वक्त उसने हमसे हाथ मिलाया और कहा, अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल करे। ठीक हो गया। ये हाथ उसने हमसे कहाँ मिलाया था, मंडी पे या घर पे? बोले मंडी पे। हमने बोला यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, अल्लाह की कुर्बानी कबूल करे, मैं और क्या बात बोल रहा हूँ, कोई बुरी बात तो नहीं बोल रहा। तो जब उसने कहा कि कुर्बानी का जानवर अल्लाह ताला कबूल करे वगैरह वगैरह, तो बेसिकली वो क्या रहा है कि यहाँ से सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड वो किसको कर रहा है, किसको? सेलर कर रहा है। ट्रांसफर किसको? बोलिए, बायर। अच्छा, मैंने बोला यार जरा समझाओ मतलब क्या है। व्यापारी से या सेलर से मैं पूछ रहा हूँ, यार तुमने बोला रिस्क एंड रिवॉर्ड, बाबा हाणे तुम्हारा थी गयो, अब मेरा इस जानवर से कोई वास्ता नहीं है। मैंने उससे उसकी वजाहत मांगी। मैंने बोला रिस्क का मतलब क्या है? उसने बोला भाई रास्ते में जानवर मर जाए मेरा कोई लेना देना अब नहीं होगा, रास्ते में ये जानवर चोरी हो जाए मेरा से लेना देना नहीं होगा, रास्ते में जानवर बीमार पड़ जाए मेरा से लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब जब मेरा लेना देना नहीं है तो किसका लेना देना है? आप अगर कौन हो? बायर हो। तो ये आपका अगर लेना देना है तो इसका मतलब उस एसेट से रिलेटेड जो भी रिस्क है वो किसका हुआ? आपका हुआ। ये कौन किसको बोल रहा है तफसीलन, कौन किसको बता रहा है? यानी कि सेलर बायर को बता रहा है कि भाई पहले तो हमने कैजुअली बोला ना कि भाई अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल करे वगैरह वगैरह, लेकिन उसने जाते जाते बोला भाई अब सारा का सारा रिस्क और रिवॉर्ड किसका है? तुम्हारा। हमने उससे उसकी वजाहत मांगी तो उसने बोला कि मर गया, ये हो गया, तो वो हो गया, रिस्क तुम्हारा। अब मैंने सेलर से पूछा यार रिवॉर्ड से मतलब क्या है? रिवॉर्ड से उसने ये बोला कि भाई लाख का जानवर तुमने मुझसे खरीदा है, पीछे से माल हो गया शॉर्ट, सही है जी, माल शॉर्ट हो गया, माल शॉर्ट हो गया। उसने बोला अब अगर तुम हैदराबाद से माल खरीदा था उसको कराची तक लेके आना है और माल की कीमत बढ़ जाती है और तुम्हारा किसी से सौदा हो गया लाख का माल, तुम 1.30 में बेच दो, तो भाई इसका इख्तियार भी मेरा नहीं रहा, इसका इख्तियार किसका रह गया? बायर का। तो इसका मतलब रिवॉर्ड किसका होगा? बोलिए, आपका होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर सेलर ने बायर को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, ठीक, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, तो आप मुझे बताइए जिस टाइम पे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर किया जाएगा उस पॉइंट पे हम लोग अपनी बुक्स में उसको क्या रिकग्नाइज कर सकते हैं? क्या रिकग्नाइज कर सकते हैं? बोलिए, एज पीपीई रिकग्नाइज कर सकते हैं। एक बात तो हुई ये, ठीक, यानी कि अगर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड 10 तारीख को ट्रांसफर हुआ था, हेलो, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड 10 तारीख को ट्रांसफर हुआ था, मेरे साथ रहिएगा, तो इसका मतलब 10 तारीख की अगर मैं अकाउंटिंग की बुक्स बना रहा होऊंगा तो मैं अपने पास एंट्री बनाऊंगा जानवर डेबिट। सर जानवर तो आया नहीं है, अभी आप समझ रहे हो, मैं सिर्फ जानवर एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं। हम बोलेंगे एसेट डेबिट, लेकिन सर एसेट तो फिजिकली मौजूद नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट इन ट्रांजिट को क्या करा देंगे? बोलिए, डेबिट करा देंगे। समझ आ रही है बात? यानी कि 10 तारीख को मैं अपनी किताबों के अंदर उसको पीपी के तौर पे डेबिट कर सकता हूं क्योंकि 10 तारीख को रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर सेलर की तरफ से बायर को हो गया। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, दूसरा सिनेरियो, सर अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड
मंडी में नहीं, हमने बोला भाई आप जानवर को हमारे प्रेमिसेस तक लेके आना, राइट, और फिर मैं आपको फुल पेमेंट दूंगा, डन। अब वो ट्रांसफर कहाँ पे होगा बोलिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड कहाँ पे ट्रांसफर होगा बोलिए, घर पे। तो कहने का मतलब ये है कि घर पे अगर हम सिनेरियो बना रहे हैं केस 1 10 तारीख वाला, केस 2 हम बना रहे हैं कि हमारे पास जो जानवर लेके वो हमारे पास आया वो किस तारीख को आया, लेट्स सपोज 15 तारीख को आया। इस 15 तारीख का ताल्लुक 10 से नहीं, बिकॉज 10 का ताल्लुक केस 1 से था और 15 का ताल्लुक केस नंबर 2 से। तो 15 तारीख को अगर हमारे पास वो जानवर लेके आया और फिर वो ये बोलता है कि भाई जो भी रिस्क है आपका, जो भी रिवॉर्ड है आपका, ठीक, तो इसका मतलब हम अपनी किताबों में पीपी को दर्ज या रिकग्नाइज या जर्नल कब बना सकते हैं, 15 तारीख को। क्या ये बात समझ आई? तो कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ने क्या बोला कि तुम अपनी किताबों में, हमने अभी बात की थी ना रिकग्निशन का मतलब क्या है, वो कौन सा टाइम होगा जब हम अपनी किताबों में उसको क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज पीपी। तो जवाब आया, जवाब क्या आया, क्या जवाब आया, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा सेलर से बायर को, तुम उस पॉइंट पे अपनी किताबों के अंदर उसको एसेट के तौर पे रिकग्नाइज कर सकते। एक बार तो दूसरी एग्जांपल अगर हम लें, जब हम बात करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, जब हम बात करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, तो लेट्स सपोज आप हैं पाकिस्तान में और आप गए थे जर्मनी, ठीक है जी, आप गए थे मशीनरी खरीदने जर्मनी, आपने मशीनरी खरीद ली और जर्मन पोर्ट से सेलर ने मशीनरी के हवाले से जो भी रिस्क था, आप गए पाकिस्तान से जर्मनी, आपने मशीनरी खरीद ली और जर्मन पोर्ट पे जर्मन सप्लायर ने हमें क्या किया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, ठीक। उसको पाकिस्तान आते आते महीने 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड जो था वो ट्रांसफर कब किसने किया, जर्मन सेलर ने पाकिस्तानी बायर को किसी तारीख को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया। अब जरा बात समझिएगा सर, रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर हो जाता है सेलर की तरफ से बायर को, जरा बात समझिए, तो उस एसेट की इंश्योरेंस कौन करवाएगा? अब रिस्क आपका है, रिवॉर्ड आपका है, चीज आपकी है, मैं था बायर, आप थे सेलर। अब आप मुझे बताएं, अगर जर्मन सप्लायर ने आपको जर्मन पोर्ट पे जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, तो आप मुझे बताइए एसेट का फायदा हो या नुकसान हो, उसका इससे ताल्लुक अब नहीं है, उसका ताल्लुक किससे है, आपसे। तो आप मुझे बताइए उस एसेट की इंश्योरेंस कौन करवाएगा? बायर करवाएगा, सेलर कराएगा? बायर। उसका जो फ्रेट वगैरह होगा वो कौन बेयर करेगा बोलिए जी, कौन बेयर करेगा बोलिए? बायर बेयर करेगा, बिकॉज बायर को सेलर ने क्या ट्रांसफर कर दिया है जर्मन पोर्ट पे, रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो बेसिकली हमारे पास 2 तरह के प्राइस मैकेनिज्म होते हैं, अभी हम बात करते हैं उन पे भी। दूसरा केस जो हमारे पास आएगा उसको हम यूँ लेते हैं कि जर्मन में अगर नहीं हुआ तो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बोलिए? पाकिस्तान में। रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर यहाँ पे आया, रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर यहाँ पे आया, तो आप खुद समझदार हैं कि हम लोग जिस डेट पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं हम अपनी किताबों में उसको एसेट के तौर पे उसी तारीख पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास 2 तरह के प्राइस मैकेनिज्म होते हैं जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक होता है FOB और एक होता है CIT। सर FOB मैकेनिज्म में होता क्या है, जर्मन सप्लायर ने जर्मन पोर्ट पे बायर को क्या किया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह के प्राइस मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड का नाम देते हैं, FOB का नाम देते हैं। ये शिपिंग में टर्म इस्तेमाल होती है, किसका नाम देते हैं बोलिए? FOB। तो सर FOB में होता क्या है, जब सेलर बायर को रिस्क ट्रांसफर कर दे, क्या कर दे, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? FOB। और अगर बायर जो है, सेलर अगर बायर को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहा है पाकिस्तान में आके, तो उसका मतलब अब उसकी जो भी इंश्योरेंस होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो कौन बेयर करेगा बोलिए? कहाँ पे कौन बेयर करेगा? बायर। देखो यहाँ भी बेयर कर रहा है बायर, यहाँ भी बेयर कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेलर क्या कर रहा है बोलिए, शाबाश, एक कौन सी शिपिंग है हमारे पास जो मैकेनिज्म है, एक है FOB और दूसरा कौन सा है? तो FOB को एक दफा मैं फिर से समझाता हूँ। जब सेलर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देता है किसको? बायर को, ठीक।
तो इस तरह के प्राइस मैकेनिज्म को हम लोग नाम क्या दे रहे होते हैं? अगर जर्मन पोर्ट पे उसने ट्रांसफर कर दिया था तो क्या नाम देंगे उसको? FOB का नाम देंगे। और अगर पाकिस्तानी पोर्ट पे कर रहा होगा तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे? CID। इसकी तफसील में हमने जाना नहीं है, हमने सिंपल यहाँ पे ये समझना है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा तो हम अपनी बुक्स में उसको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक, अब मैं वहाँ पे दो बातें लिखने जा रहा हूँ, वो बातें क्या है? इसने ये कहा कि तुम अपनी किताबों में कब इसको रिकग्नाइज कराओगे एस PP? जल्दी से बोलिए, इनफॉर्मली क्या बोलेंगे? PP अपनी किताबों में कब रिकॉर्ड कर सकते हैं हम? शाबाश, जब रिस्क एंड ट्रांसफर। उसने इस चीज़ की मजीद 2 पॉइंट्स में मजीद वजाहत की। उसने कहा कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जब प्रॉबेबल हो, और दूसरी बात उसने की कॉस्ट को तुम क्या कर सकते हो? रिलायबली मेजर कर सकते हो। इसने दो यहाँ पे बातें बोली, इन दो बातों को समझते हैं और इस चीज़ को रैप अप करते हैं। सर इसने ही कहा, चले मैं आपसे पूछता हूँ, तुम अपनी किताबों में PPE को कब रिकग्नाइज कर सकते हो? आसान अल्फाज में बोलें, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड के हवाले से कुछ बातें आपको समझ आ गई। जब सारा नुकसान अगर हुआ तो मेरा, जो भी फायदा हुआ तो वो भी मेरा, तो इसका मतलब मेरा रिस्क मेरा रिवॉर्ड। जिस डेट पे ये आपको ट्रांसफर हुआ है उस डेट पे आप अपने पास उस एसेट को PP के तौर पे रिकग्नाइज या रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बात, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स में मैं बात करता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे सर जब एसेट का कंट्रोल, सुनिएगा, जब एसेट का कंट्रोल आपके पास आएगा, जब एसेट का कंट्रोल आपके पास आएगा और जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ जाएंगे। आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, मेरे साथ रहिएगा, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, उस प्लांट एंड मशीनरी का कंट्रोल आपके पास आ गया, डन। जब कंट्रोल आपके पास आ गया और जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ गए, मेरे साथ रहिएगा, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, डन, उस प्लांट एंड मशीनरी का कंट्रोल आपके पास आ गया। दूसरी बात, जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ गए। तीसरी बात, तो सर अब इंतजार किस चीज़ का है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, जब कंट्रोल हमारे पास आ गया, तो सर आगे आने वाले वक्त में हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं? बोलिए, बेनिफिट्स। तो इसका मतलब सर अगर हमें नज़र आ रहा है कि हम उस एसेट से लेके इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो प्रोबेबल होता हुआ देख रहे हैं, तो हम लोग उसको अपने पास क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्या किसके तौर पे रिकग्नाइज करेंगे? एज PP के तौर पे। आई रिपीट, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, कंट्रोल मेरे पास आ गया, कंट्रोल मेरे पास आ गया तो उसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड आ गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास आ गया तो उसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी इकोनॉमिक बेनिफिट इससे हासिल कर सकती है। ठीक, मिसाल के तौर पे सर हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, जब हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो मुझे बताइए क्या प्रोडक्शन, बस कौन, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बोलिए, बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप मुझे बताइए सेल्स बढ़ जाएगी, और जब सेल्स बढ़ेगी तो आप मुझे बताइए कैश फ्लो भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। यानी कि जब मैंने मशीनरी खरीदी तो सर मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सर मेरी सेल्स बढ़ेगी, जब सेल्स बढ़ेगी तो सर मेरे कैश फ्लोज में इंक्रीज होगा। तो सर ये मैं कह सकता हूँ कि इस PPE को लाने से मेरे कैश फ्लोज में क्या होना है? बोलिए, इजाफा होना है। और इस बात की मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि मेरे कैश फ्लोज में इजाफा होगा। तो अगर मुझे इस चीज़ की यकीन दहानी हो कि इस प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने से मेरे कैश फ्लोज में अल्टीमेटली इंक्रीज आना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एसेट मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जो देगा, ठीक, उसके जो चांसेस है वो क्या है? बोलिए, प्रोबेबल है, यकीनी तौर पे मुझे एसेट से क्या मिलने वाले हैं? बोलिए, इकोनॉमिक बेनिफिट। और तो और दूसरी बात, क्या ये वाली बात समझ आई? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हेलो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाली बात समझ आई? दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई हर एसेट की होनी चाहिए कॉस्ट। अगर आप उसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं, अगर उस एसेट की ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं, इसका मतलब जो भी उसकी कॉस्ट होगी उसको अगर आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं, ये दो पॉइंट्स अगर मीट करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने पास अपनी किताबों में उस एसेट को क्या कर सकते हैं? एज PP के तौर पे डेबिट कर सकते हैं। सर कितने अमाउंट से डेबिट होगा? अभी इसकी बात नहीं हो रही, प्लीज जरा समझिएगा, कितने अमाउंट से डेबिट होगा अभी इसकी बात नहीं हो रही। किस डेट पे हम लोग उसको अपने पास डेबिट कर सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे उसकी बात करें। कितने अमाउंट से होगा उसका डिस्कशन कौन सी एरिया में है? बोले शाबाश,
इनिशियल मेजरमेंट, या इसको हम लोग क्या बोला था, मेजर रिकग्निशन एट मेजरमेंट। तो उसके अंदर हमारे पास कितनी बातें होंगी, बोलिए 3। देखेंगे हमारे पास उसकी कॉस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे वो हम देखेंगे। एक होता है परचेज प्राइस होता है, एक होता है डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है, और हमारे पास तीसरा होता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो आई होप सो आपको यहाँ तक कुछ बात समझ आ गई होगी। घंटे भर के अंदर, बल्कि घंटा भी शायद कम ही हुआ है, यहाँ पे तकरीबन 50 मिनट्स की हमारी क्लास थी। रमज़ान शरीफ में ऐसे ही है। तो देखते हैं अगली क्लास जो हमारी होगी वो देखते हैं रमज़ान शरीफ में होती है, रमज़ान शरीफ की बात होती है, लेकिन होगी तो कुछ नहीं कुछ 2 घंटे की तो घट में घट होगी, ताकि वो पता भी चले कि क्लास हुई है और फिर मज़ा भी है। यहाँ तक बात समझ आ गई। हमने कुछ ऐसी बात नहीं की, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि पीपीई का जो PRC 4 में आपने पढ़ा था, या अपने AO लेवल्स के अंदर जो आपने पढ़ा होगा, वो जो बातें थी वो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर ज़रूर हो गई होंगी। और ये जो एसेट की रिकग्निशन की जो बातें हैं ना 2, ये सारे एसेट्स पे अप्लाई होती हैं। यानी कि आज से पहले हम लोग जितनी भी एसेट को अपने पास डेबिट 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 करते आए ना, तो एसेट की जो रिकग्निशन क्राइटेरिया है वो कितनी बातें हैं, बोले बेटा 2 बातें। क्या कि भाई उसको मैं एसेट सिर्फ उस वक्त बोलूंगा जब इस चीज़ का मुझे यकीन हो कि ये एसेट मुझे आगे आने वाले वक्तों में क्या देगा, बोलिए बेनिफिट। जब इस चीज़ की यकीन दहानी होगी, इसका मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए, यकीन ही होने चाहिए। और तो और दूसरी बात सर, उस एसेट की क्या होनी चाहिए, बोलिए कॉस्ट। ठीक, अगर मैं एक चीज़ खरीद रहा हूँ लाख की, तो मुझे पता है कि भाई इसकी कॉस्ट क्या है, तो रिलायबल एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, जो इसकी कॉस्ट है वही इसका क्या है, एस्टिमेट है, या जो इसका एस्टिमेट है वही इसकी क्या है, बोलिए कॉस्ट। हम इस हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, रिलायबल एस्टिमेट के हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन इस पर मजीद बाकी है। लेकिन रिकग्निशन के क्राइटेरिया कितने हैं, 2। तो आज से पहले या आज के बाद जब भी आप एसेट को अपने पास रिकग्नाइज करेंगे तो 2 बातें मीट होना जरूरी है। कौन सी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए, प्रोबेबल, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, उसकी कोई कॉस्ट होनी चाहिए, और उस कॉस्ट को आप क्या कर सकते हो, रिलायबल मेजर कर सकते हो। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।